बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारान और बुरहानपुर शहर के बहुत ही सिंसियर और कुछ करने का आज़्म रखने वाले बहुत प्यारे बच्चों, कल जाहिद भाई और उनके साथ में कुछ लोग मेरे पास आए, कहा कि हमारे पास जो कोचिंग क्लास चल रही है तो इसमें आपको कुछ बच्चों के साथ बात करना है। तो एक उमूमी तासुर मेरा ये हुआ कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं, ठीक है बात करेंगे, लेकिन जाहिद भाई ने मेरे को कुछ वीडियो दिखाई यहाँ के बच्चों के टैलेंट के बारे में, तो मुझे लगा नहीं, मेरे को कुछ ख़ास बच्चों के साथ बात करना है, आम बच्चे नहीं हैं, कुछ ख़ास और स्पेशल बच्चों के साथ बात करना है, इतने टैलेंटेड बच्चे। और ये जो कोचिंग क्लास जब स्टार्ट हो रही थी तो तब उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी ने तब भी मेरे को इनवाइट किया था, तो तब भी मैं आया था। तो एक हैरत अंगेज़ खुशी हुई मेरे को इस बारे में कि माशाल्लाह बच्चे इतने जल्दी, शायद गाज़िबन साहिब भाई 1 महीना हुआ होगा, तो 1 महीने के अंदर इतना बेहतरीन प्रोग्रेस किया स्टूडेंट ने और वो कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो फिर हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहली बात ऐसे कर देते हैं कि क्योंकि हम सब मुसलमान हैं तो एक बात के ऊपर कि व्हाट इज़ इस्लाम, ठीक है। फिर कायनात की सारी चीज़ें, तो मुसलमान का मतलब, फिर कायनात की सारी चीज़ों का इस्लाम के साथ रिलेशन, और फिर इन 1500 सालों के अंदर मुसलमानों के साइंटिफिक वर्क कि मुसलमानों ने साइंस की फील्ड में क्या काम किया, क्या कारनामे अंजाम दिए, इस बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। आखिर के अंदर हम बात करना चाहेंगे टेक होम मैसेज कि फिर इस गाइडलाइन की रोशनी के अंदर आइंदा बच्चे, हमारे स्टूडेंट को क्या तरतीब बनाना चाहिए ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ। इंट्रोडक्शन कराने के पीछे मकसद ये है कि उस ताल्लुक़ से आप मेरे बारे में समझें, तो उस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो सकता है, अभी शुरू में ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं या आखिर के अंदर कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अशफाक अहमद मशरूवाला है। मैंने बुरहानपुर तिब्बिया कॉलेज से 99 में BOMS किया। उसके बाद एक लंबा सिलसिला रहा प्रैक्टिस का, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर मेरे जॉब रहे। उसके बाद 2013 के अंदर मेरे अंदर एक बात पैदा हुई कि यही सब कुछ नहीं है, कुछ और आगे की एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। तो सन 2011 में मैंने PG यानी जो MD होता है, MD एग्ज़ाम के लिए, MD में दाखिले के एग्ज़ाम के लिए मैंने कोशिश किया, क्योंकि मैं 10 साल, मैंने सन 2000 के अंदर BOMS कंप्लीट किया था। अब ऐसे कंडीशन के अंदर 2011 में 10 साल के गैप के बाद लिटरेचर से मैं पीछे हो गया, तो उसको कवर करने में टाइम मिला, कुछ मार्क्स कम रह गए। सन 2011 में मेरा PG में, MD में सिलेक्शन नहीं हो सका। तब ऐसे कंडीशन के अंदर घरेलू मसरूफियात भी थी, फिर हमने हार नहीं मानी। 2011 में दवाखाना भी करना होता था, घर के काम भी थे। उसके बाद 12 के अंदर फिर मैंने एक बार फिर से ट्राई दिया, फिर से कोशिश किया। उसमें 2012 में 1-2 मार्क्स में फिर पीछे रह गया और उस साल फिर सिलेक्शन नहीं हो सका। उसके बाद सन 2013 में फिर हमने एक बार ट्रायल दिया और मैं टॉप 10 के अंदर 4th पोजीशन में आ गया। इस तरह मेरा जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर में MD कोर्स में या PG कोर्स में यूनानी के बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। ये एक सिंपल सा कोर्स है। इस कोर्स के माध्यम से हमें क्या फ़ायदे हुए कि वहाँ पे हमें पढ़ाई लिखाई के लिए जूनियर साइंटिफिक का दर्जा मिला। वहाँ पर जिस तरह आप लोग अभी जो भी स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे कुछ फ़ीस भरते हैं, इसके ख़िलाफ़ में मैं जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के अंदर मेरा दाखिला हुआ तो उस ज़माने में 30 से 40 हज़ार रुपये मेरे को पढ़ाई करने का वजीफ़ा मिलता था। अभी फ़िलहाल वो वजीफ़ा वहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपये हो गया है। ये वजीफ़ा जब हम अलीगढ़ में देखते हैं, अलीगढ़ में यही सेम कोर्स यानी यूनानी BOMS करने के बाद जब PG किया जाता है तो इस कोर्स के लगभग 80,000 से 90,000 रुपये मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर यही कोर्स को हम करोल बाग तिब्बिया कॉलेज में देखते तो वहाँ 1 लाख रुपए से ऊपर पैसे मिल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर फ़ीस लेने के बजाय
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कुछ पैसा देते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो खाली दिमाग से, बाकी हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद होकर पढ़ाई लिखाई के ऊपर और रिसर्च के ऊपर ध्यान दे सके। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन आपको इसलिए कराया कि इस ताल्लुक़ से आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल है, किस तरह अलीगढ़ में जा सकते हैं, किस तरह हायर एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं, तो वो अभी शुरू में या आखिर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा छोटा सा इस बात के अंदर लेते हैं कि मैंने कहा कि मेरे कुछ टॉपिक हैं, तो कुछ छोटा सा एक टॉपिक, व्हाट इज़ इस्लाम। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम की मतलब होते हैं मुस्लिम, मुस्लिम मतलब होता है फर्माबरदार। तो जो भी फर्माबरदार हो गया, यानी कायनात के पैदा करने वाले क्रिएटर का, वो सब क्या हो गए, मुस्लिम हो गए। तो अब आप स्टूडेंट से हमारा एक सवाल होगा कि इस्लाम के पहले पैगंबर कौन थे? माशाल्लाह। फिर उसके बाद आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कायनात के अंदर जितने भी पैगंबर आए, मेरे को बहुत खुशी हुई। कल मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों का टैलेंट देखा था। एक मेरे को फिर से एक खुशी की बात है कि माशाल्लाह आमतौर से कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर नहीं होते। आमतौर से वो बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस्लाम के पहले पैगंबर थे, लेकिन इस्लाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पेश किया, वो जो है अल्लाह ताला ने ये पहले दिन से जब इंसान को पैदा किया, तो पहले दिन से इंसानों का जो मज़हब था वो क्या था? इस्लाम था। अब कायनात की, अब इस्लाम के लफ्ज़ी मीनिंग होते हैं कि फर्माबरदार हो जाना। ठीक है, तो अब कायनात की सारी चीज़ें क्या हैं? फर्माबरदार हैं। ठीक है, कायनात की सारी चीज़ें कैसी हैं? फर्माबरदार हैं। मिसाल के तौर से सूरज फर्माबरदार है। ये सूरज को एक काम पे लगा दिया। अब आज कितनी तारीख है? आज 23 ही है ना? तो 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को आज जितने बज के जितने मिनट पे और जितने सेकंड पे ये सूरज निकला था, अगले साल सेम इसी दिन में इसी वक्त के अंदर सूरज निकलेगा। अब सूरज कोई मामूली चीज़ है क्या? सूरज जो है वो ज़मीन से कितने गुना बड़ा है? कौन बताएगा? तो 9 लाख गुना ज़मीन से सूरज बड़ा है। ठीक है, तो 9 लाख गुना मतलब 9 लाख ज़मीनें आ जाएगी। तो जब वो सूरज के अंदर 9 लाख ज़मीनें समा सकती हैं, ये हैं। अब सूरज की कायनात के अंदर हैसियत क्या है? मिल्की वे में, मिल्की वे हमारे गैलेक्सी का नाम है। तो मिल्की वे में सेंटर में बहुत गर्मी है, सेंटर में बहुत गर्मी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ पिघल जाएगी, यहाँ तक कि शायद सूरज भी अपना वजूद बाकी नहीं रख पाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊँ कि सूरज के अंदर गर्मी का क्या हाल है। सूरज में गर्मी का यह हाल है कि हमारा जो अर्थ है ना, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, उसका मकाम कितना नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। नहीं मालूम आप लोगों को? भैया देखिए, ये अगर यहाँ पर है ना, ये सोलर सिस्टम में अगर ये बीच में क्या है? सूरज है। तो ये फर्स्ट एक प्लेनेट है, फिर ये सेकंड है, और अर्थ कहाँ आता है? तीसरे नंबर पे होता है। अब सूरज में गर्मी का ये आलम है कि ये तीसरे नंबर पे नहीं, अगर दूसरे नंबर पे होता तो क्या हो जाता कि यहाँ पर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती, कोई चीज़ रह ही नहीं पाती कायम, नहीं इंसानी ज़िंदगी का वजूद बाकी रह ही नहीं पाता अगर तीसरे नंबर पे होता। इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी होती। ठीक है, और अगर ये चौथे नंबर पे होता तो क्या हो जाता? इतनी सर्दी होती कि इंसानी ज़िंदगी का वजूद नहीं रहता। और ये जो प्लेनेट जो है वो सेकंड और चौथे नंबर पे है, यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ज़िंदगी वजूद ही नहीं, क्योंकि ऐसे हालात ही नहीं पाए जाते कि यहाँ ज़िंदगी कायम रह सके। तो सूरज की गर्मी का ये आलम है, और मिल्की वे की गर्मी का ये आलम है कि अगर सूरज वहाँ पे सेंटर में होता तो सूरज अपना वजूद बाकी नहीं रख पाता। तो तब मिल्की वे के जो है एक किनारे पर सूरज अपने सोलर सिस्टम के साथ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये रिलेशन। अब सूरज और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? अल्लाह ताला की सारी फर्माबरदार हैं। ठीक है, अब कायनात का ये सारा सिस्टम इतना सिस्टमिक ढंग से चल रहा है। कायनात की हर चीज़ के अंदर एक मीनिंग है,
यहाँ पे बेमीनिंग कोई चीज़ ही नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग है। अब ज़मीन की जो हैसियत है, सारी कायनात के अंदर ज़मीन की हैसियत क्या है? यदि समंदर के किनारे जितने रेत के ज़र्रे पड़े, तो एक रेत का ज़र्रा आपने उठाया तो बस ये ज़मीन की हैसियत है, ठीक है, ये ज़मीन की हैसियत है। अब अभी तक की जो कायनात, मालूम कायनात है, वो कितनी बड़ी है? कि वो इससे भी बड़ी है, लेकिन अभी तक जो मालूम कायनात है उसके अंदर 1,00,000 नूरी साल, ठीक, 1,00,000 नूरी साल का मतलब क्या हुआ? कितना फासला? कुछ जहन में आ रहा है? हाँ हाँ, वही लाइट ईयर। कुछ जहन में आता है कि कितना कितना फासला है? कुछ ऐसे इसको एक्सप्लेन करके कौन बताएगा? 1,00,000 लाइट ईयर्स मतलब, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक बल्ब या रोशनी हमने जलाई, अभी रोशनी का सफ़र, जैसे वहाँ पे सामने रोशनी जलती तो कितनी देर में हमारे पास आती है? कोई देर लगती है क्या? वहाँ पे लाइट चला, यहाँ पे हमें दिख जाता है ना, लेकिन बहरहाल इसके अंदर टाइम लगा, वो टाइम तो लगा यहाँ से वहाँ रोशनी के अंदर आने में, तब हमारी आँख के अंदर दिखा। तो इस तरह एक लाइट, एक रोशनी अगर 1,00,000 साल तक चलती रहेगी तो वो जाके जो अभी तक मालूम कायनात की वसअत इतनी ज़्यादा है, मिल्की वे, फिर मिल्की वे के अंदर ऐसी कहीं, और फिर हमारी जो गैलेक्सी है ऐसी कहीं गैलेक्सियाँ, ये कायनात की वसअत का क्या है? आदम है। फिर अब एक इंसान का वजूद की क्या हैसियत है? जब ज़मीन की हैसियत है कायनात के अंदर, है ना, तो फिर एक इंसान के वजूद की क्या हैसियत है कि इंसान का कितना है? इसी तरह कुरान की एक आयत के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या वक्त का एक लामतनाही, यानी बहुत ज़्यादा वक्त का एक हिस्सा तुम पर ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था? अब समझ रहे हैं इस मामले को? इस मामले के अंदर अगर हम देखें कि बिग बैंग थ्योरी है जिसके अंदर तमाम चीज़ें वजूद में आई, उससे पहले भी तो वक्त था, उससे पहले अभी हम, जैसे आप लोगों की जो पैदाइश होगी, अगर चलिए मैक्सिमम कोई बच्चा यहाँ पे 20 साल का भी होगा मिसाल के तौर से, तो आज से 20 साल पहले क्या आपका कोई वजूद था? है ना, मेरी उम्र अगर मानो 40 साल है तो 40 साल पहले क्या मेरा कोई वजूद था? नहीं था। इससे पहले फिर ज़मीन के भी एक ज़माना गुजरा, फिर तमाम कायनात पे एक ज़माना गुजरा जब इन सारी चीज़ों का कोई वजूद नहीं था। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि आने वाले समय के अंदर, मानो आज से 100 साल बाद हम सबका कोई वजूद रहने वाला है क्या? तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ इंसान यहाँ पर ज़मीन के ऊपर आया, ठीक है। अब इसके अंदर थ्योरीज हैं कि भी ज़मीन पर इंसान के आने का मकसद क्या है, ठीक है। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? कौन बताएगा कि भाई ज़मीन पे अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों भेजा? कुरान के अंदर क्या तशरीह की कि इंसान को क्यों ज़मीन पे भेजा गया? हाँ, ये भी एक है, और खिदमत खल्क़ के लिए। माशाल्लाह, अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। और हाँ, आप बोलिए। इंसान सबसे आला है, ये भी एक बात आ रही है, बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं। और कुछ? इस्लाम फैलाने, जैसे मिसाल के तौर से हम बताएंगे कि ये जो है एक कॉन्सेप्ट ये होता है इसके अंदर कि इंसान अपने गुनाहों के अंदर पड़ गया, गुनाहों का कफ़ारा अदा करने आया है ना। यानी पहले ज़िंदगी के अंदर उसने कुछ गुनाह कर दिया था या कुछ अच्छा काम किया था तो वो उसको कर रहा है। मतलब इसके अंदर किसी ने बताया कि ये इसका रिज़ल्ट है, कहीं पे किसी ने बताया कि ये गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए आया, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर थ्योरीज़ हैं। कुछ लोग हैं कि भाई गुनाह की वजह से ज़िंदगी में दाखिल हो गया, अब इसको क्या करो, कष्ट दो ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया, ठीक है। इंसान को अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए पैदा किया ताकि वो देखे कि कौन अच्छे अमल करता है, ये है। यानी वो आपने जितने भी आंसर दिए ना वो सब भी लगभग सही हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन एक ये भी मामला है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसान को यहाँ पे इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है कि कौन यहाँ पर अच्छे काम करता है, ठीक। उसके बाद अब मेरा जो नेक्स्ट वो आगे का टॉपिक है वो ये है कि मुसलमानों ने ख़ास तौर से जो नबी आखिरी ज़माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में क्या रहा, तो एक लंबे ज़माने तक के लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहा कि जो चीज़ें हैं वो खुद खुदा हैं, है ना। चाँद खुदा है, सूरज खुदा है, चीज़ें खुदा हैं। तो जब इंसान किसी के बारे में समझता है कि चीज़ें खुदा हैं तो ऐसे कंडीशन के अंदर वो उन पर रिसर्च कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना।
कोई अगर कोई इंसान को ये समझ ले कि ये जो नऊज़ुबिल्लाह ये खुदा है, तो कोई इंसान इसको तोड़ फोड़ के इसको रिसर्च करके एनालिसिस करके देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो जब इस्लाम आया ना, तो उसने इस्लाम ने अंदर जो सही बात थी वो पेश की गई कि सारी चीज़ें क्या हैं? मखलूक हैं। तुम भी मखलूक हो और जो कुछ भी तुम्हारे साथ चीज़ें हैं वो क्या हैं? मखलूक है। मखलूक मतलब पैदा की हुई हैं। तो जब इंसान को ये बात समझ में आ गई कि सारी चीज़ें मखलूक हैं, तो फिर एक रिसर्च का जहन बन गया। जब तक इंसान सोचेगा कि चांद खुदा है तो वो उस पर रिसर्च नहीं कर सकता कि भाई खुदा से तो डरेगा ना इंसान के, इसके बारे में क्या जानना, कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ में। लेकिन उन्होंने चांद पे रिसर्च किया, क्योंकि चांद, उन्होंने कहा नहीं चांद भी मखलूक है, मैं भी मखलूक हूँ। फिर सूरज पे रिसर्च किया, फिर तारों पे रिसर्च किया, फिर रिसर्च का एक क्या हो गया? जहन बन गया। ठीक है। उसके बाद इस्लाम से पहले क्या होता था कि लोग जो हैं वो अजीब चीज़ों में, अजीब चीज़ों के अंदर हैरत करते थे, यानी क्या करते थे? वो चमत्कार को नमस्कार करते थे। ठीक है। अब कुरान ने एक जहन बनाया कि ये जो तुम्हारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो चमत्कार हो रहे, तुम इन पे गौर क्यों नहीं करते? ठीक। तो इसी अम्मा यतसालून, अभी जो है मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने अम्मा यतसालून की ये सूरत निकाला। इसके अंदर फरमाया कि अलम नज अल अर्द मिहादा, क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेघ की तरह गाड़ दिया, वखलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, वजालना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारी नींद को बायस सुकून बनाया, वजालना लाइला लिबासा, और रात को पर्दापोश। बहरहाल कुरान के अंदर जगह जगह इस बात को लोगों को गौर व फिक्र करना सिखाया गया। इस बात की गौर व फिक्र करना सिखाया गया कि क्या तुम देखते हो ज़मीन में बीज तुम डालते हो, पौधा या प्लांट हम उगाते हैं कि तुम अल्लाह ताला उगाते हैं? तो ये एक अजीब बात है कि मतलब मिट्टी है, वही मिट्टी को जो है कितना ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर खोद के देखो, वहाँ कोई अनाज है क्या, कोई गेहूं के दाने हैं क्या? लेकिन एक दाना डाला जाता है और जो है बहुत सारे दाने निकल जाते हैं। ठीक है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च का जहन बनता चला गया। इस साइंटिफिक रिसर्च के बॉन्ड पर ये देखिए, इसके अंदर भी जो बताया गया है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैरत की बात है। मैं आपको चंद बात बस बता देता हूँ इसके अंदर कि अलम नज अल अर्द मिहादा, क्या ये वाकई नहीं हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया? अगर ज़मीन आड़ी टेढ़ी होती, ऊपर नीचे, जैसे कई जगह बाज़ ज़मीनों के अंदर ऊपर नीचे पहाड़ी पूरा इलाका है, तो यहाँ पर बसना मुश्किल हो जाता। ये जो सड़कें, ये जो तरक्की हुई, ये नामुमकिन हो जाती है, लोग मकान नहीं बना पाते। फिर आगे कहा वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। ये जो ज़मीन पे इतनी चलत फिरत होती है, ज़मीन के ऊपर इतना जो प्रेशर होता है, तो जो पहाड़ होते हैं मेखों की तरह गड़े हुए हैं। तो आता है कि जो है वो पहाड़ों की वजह से ज़मीन ज़लज़लों से बची हुई है, ये प्रेशर को सह रही है। और जितना पहाड़ ऊंचाई के ऊपर हमारे को नज़र आता है, इतना पहाड़ नीचे अंदर ज़मीन में भी गड़ा हुआ है। इसीलिए जिन लोगों ने किन्हीं असबाब की वजह से जो पहाड़ों को काटा, तोड़ फोड़ दिया, तो वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिसबैलेंस पैदा हो गए। तो पहाड़ जितना ऊपर नज़र आता है इतना नीचे भी। और पहली बार कुरान के अंदर इसको कहा कि मेघ की तरह है, वह खलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। तो कायनात की तमाम चीज़ों पे जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ हर चीज़ का जोड़ा है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक कंडीशन के अंदर जब देखते हैं कि हम एटम को देखते हैं, तो हम उसके अंदर भी देखते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो क्या है, वहाँ भी जोड़े की शक्ल के अंदर है। ठीक। उसके बाद फरमाया वजालना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारी नींद को बायस सुकून बनाया, और रात को पर्दापोश। बहरहाल इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ये बताया गया कि गौर व फिक्र, जो हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही है, इसके बारे में हम गौर व फिक्र करें कि ये किस तरह के मामले हैं। अब इस गौर व फिक्र के नतीजे में यह हुआ कि मुसलमानों के अंदर साइंटिफिक मिजाज परवान चढ़ा। और शुरुआती ज़माने के अंदर जाबिर बिन हयान, जिन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई तजुर्बात करे और दुनिया को और लोगों के सामने इसके अंदर पेश करे। उसके बाद ये हुआ कि मुसलमानों ने उसके साथ साथ मेडिकल साइंस के अंदर अजीमुशान तरक्की की। इसके अंदर किसी किस्म का तासुब का सबूत नहीं था कि जो है इसके अंदर उस टाइम जो है वो यूनानी जो हैं वो मेडिकल साइंस के अंदर बहुत आगे थे। उनके अंदर बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े डॉक्टर्स गुजर चुके थे, और उसी बेस और उसी बुनियाद के पर जो पहले
उमवी खलीफा थे। उमवी हुकूमत जो है खिलाफत राशिदा के बाद उमवी हुकूमत 51 साल रही। 51 साल के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अतिब्बा को बुलाए, मुख्तलिफ़ किस्म के और इल्म की पजीराई की, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लोग गैर मुस्लिम है तो हम इनसे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए एक हदीस में आता है कि जो इल्म जो है वो मोमिन की कोई भी मीरास है। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा साइंटिफिक आलिम है वो अगर मुसलमान नहीं है तो हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करेंगे, फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी कोई भी मीरास है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी अगर साइंटिफिक बात बताता है तो हम उसको क्या करेंगे, उससे फ़ायदा हासिल करेंगे, कोई उसके अंदर दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई इल्म की बात है, एक बात ये हो गई। उसके बाद एक लंबा सिलसिला चला। इसके अंदर आज से 1000 साल पहले शेखुर रईस बुअली सीना जो है मुसलमानों के अंदर एक मशहूर साइंटिस्ट पैदा हुए। उन्होंने पहली बार ऐसा दावा किया 18 साल की उम्र में। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र के बाद मेरे इल्म के अंदर एक लफ्ज़ का भी इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 18 साल की उम्र तक उन्होंने जितनी भी साइंस, जितनी भी फ़िलासफ़ी, जितना भी इल्म, जितनी भी रिसर्च थी वो सारी की सारी किताबों की स्टडी कर चुके थे। कितनी उम्र में? 18 साल की उम्र में उन्होंने सारा सब कुछ कर चुके थे। और 40-60 साल की उम्र में लगभग वो इंतकाल कर गए। और एक मशहूर किताब उन्होंने अल कानून फी तिब के नाम से लिख के गए, जो आज से 200 साल तक जो है वो इंग्लैंड के अंदर मेडिकल साइंस के स्टूडेंट पढ़ा करते थे, ठीक। और अभी भी जितनी मेडिकल साइंस की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनमें से आप लोग जो यूनानी कोर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे कॉलोन जो अरबी लफ्ज़ है, तो कॉलोन ऐसे बहुत सारे जो इंग्लिश लफ्ज़ हैं मेडिकल साइंस के अंदर वो सब अरबी के हैं। वो ऐसा क्यों हुआ कि वो यूनान से जो अरबी के अंदर ट्रांसलेट हुआ, और अरबी से ट्रांसलेट होने के बाद में जब मुसलमानों का ज़वाल हुआ, आज से ज़वाल की तारीख भी 200-250 साल से ज़्यादा नहीं है, 200-250 साल के अंदर दुनियावी तौर से इन्हीं असबाब की वजह से हम लोग पीछे हो गए। लेकिन इल्म के एतबार से हमारी तारीख जो है वो निहायत शानदार है। इसके बाद अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ताजमहल बना, जो बाकी इमारतें, बुरहानपुर के अंदर जो कूडी भंडारा बना, लोग कहते हैं मुसलमानों ने साइंस को क्या दिया। तो जहाँ पे मुसलमानों का अजीमुशान कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर, वहाँ पे हम देखते हैं कि ताजमहल के अंदर जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है, अगर वो लोग आलिम नहीं होते, वो लोग बड़े नहीं होते, वो बड़े जानकार नहीं होते, वो इंजीनियरिंग के माहिरीन नहीं होते, तो इस तरह की इमारत बनाना नामुमकिन था। वो मुसलमानों के हाथों से बनाई गई, ठीक। उसके अलावा कूडी भंडारे का सिस्टम देखिए, दुनिया में गालिबन ये 2 ही सिस्टम ऐसे पाए जाते हैं जिसके अंदर पहाड़ों पे आने वाला पानी कलेक्ट किया जाता है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स के ज़रिए ठंडा और साफ़ पानी वो शहरियों को जो सप्लाई के लिए पेश किया जाता है। तो यह हमारी शानदार किस्म की तारीख़ थी। इसके अंदर दुनियावी मामलात के अंदर जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट इसके अंदर मेहनत करेंगे वो आगे निकल ही जाएंगे। इसके अंदर कोई शक शुबे की बात नहीं है। जो लोग आज आगे जा रहे हैं ना, और अभी तो देखिए बहुत सारे IAS ऑफिसर्स इसके अंदर इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, जस्ट लाइक अंसार साहब। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो मदरसे के थे, आप तो माशाल्लाह ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्कूल मीडियम्स के हैं, जो लोग मदरसा बेस थे उन लोगों ने भी धीरे धीरे जो है इतनी तरक्की की जो आज IAS ऑफिसर्स बन गए। तो उसके लिए करना क्या है, टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये है कि मेहनत के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट बात जो है वो है टाइम का मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो अपने वक्त को, अपने टाइम को मैनेज किया है, वो जो है वो आगे निकल गए, ठीक। मुझे मौलाना अली मियां नदवी की एक बात याद आ रही कि उनके अंदर ऐसी महारत थी कि एक बार फ्लाइट लेट हो गई, कितनी 4 घंटे लेट हो गई। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिख दी इतनी देर के अंदर, मतलब 4 घंटे फ्लाइट लेट हो गई, तो 4 घंटे भी उन्होंने क्या किए, टाइम अपना वैक्स बर्बाद नहीं किए। लोग कहें सिर्फ ये 5 मिनट की तो बात है, कि भाई 5 मिनट, देखिए 5 मिनट हमारे लिए क्या होते हैं कि स्टूडेंट के लिए और हम सब के लिए 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई 5 मिनट कैसे, 4 मिनट के बाद फिर जो 1 मिनट और होगा उसके बाद कितने हो जाएंगे, उसके बाद 5 मिनट है। तो वक्त की अहमियत, और नमाजें हमारे को वक्त की अहमियत करना सिखाती हैं, वो अलर्ट रहना सिखाती हैं कि जो है वक्त, देखो वक्त बीत रहा है, ज़ोहर हो गई, देखो वक्त बीत रहा है, असर हो गई, देखो वक्त बीत रहा है। तो वक्त के बीतने के साथ साथ एक इंसान जो है वो खुद फरामोशी की हालत में है, वो खेल में है, वो मोबाइल में है, वो कहीं पे है, वो अपने वजूद से गाफिल है। ऐसी दौरान एक अजान की आवाज़ आती है, उसको उठ जाओ, अलर्ट हो जाओ, इतना टाइम क्या हो गया, बीत गया, अल्लाह के आगे सजदा कर लो,
जो कुछ ये जो टाइम मैनेजमेंट का एहसास, यहाँ नमाज के अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ टाइम मैनेजमेंट की भी अहमियत हमारे को नमाज़ों से समझ में आती है कि नमाज़ों का टाइम जो हम देखते हैं कि हम मसाजिद में जाते हैं तो जैसी टाइम हुआ, जैसी सेकंड पे कांटा आया तो फिर इंतज़ार नहीं किया जाता, बल्कि उसी टाइम जमात क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। ठीक, इसके अलावा अब नेक्स्ट जो इसके अंदर हमें करना है तो टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई लिखाई करना, और दूसरी बात यह है कि जब जो करना तो वही करना। ठीक है, पढ़ाई में खेलना नहीं और खेलने में पढ़ाई नहीं। अगर स्कूल में कहीं खेल का पीरियड है तो फिर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से खेलना ही खेलना है, वहाँ पे फिर पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं, अब खेलना है, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का ज़रूरी जुज़ है। तो जब जो करना है तब वो करना है। अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के बीच में खेल कूद मस्ती नहीं, और जब खेल का टाइम है तो बस खेलना ही खेलना। ये एक चीज़ हो गई टाइम मैनेजमेंट के साथ। इसके जाओ, अब इसके अलावा हमारे को जो करना है वो है किताबों से मोहब्बत करना। ठीक है, तो ये कुछ जो अमीर कबीर लोग होते हैं ना, वो जब उनके घरों में जाओ तो उनके अंदर उनके फर्नीचर देखते हैं, उनके कालीन देखते हैं, उनके बिल्डिंग्स, उनकी इमारतें, उनके फर्नीचर्स, ये होते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, वो जब हमारे घर में आते तो हमारे किताबों की शेप को देखते कि भाई इनके पास कितनी किताबें हैं। तो पढ़े लिखे इंसान की अलामत क्या है, हमारे पास, हम इतने महंगे, हम इतने बड़े बिजनेसमैन तो हैं नहीं कि हम बड़े बड़े कालीन से लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, और हम किसी को मुतासिर करना चाहते भी नहीं कि हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं, हमारे पास किस चीज़ से मोहब्बत होना चाहिए, वह है किताबों से। तो किताबों की अलमारी हमारे घर में सजी हुई हो तो ये एक पढ़े लिखे इंसान की अलामत है। किताबें होगी तो इंशाअल्लाह किताबों से मोहब्बत रखना, किताबों की जानकारी देना, किताबों को कलेक्ट करना और फिर उनकी हिफाजत करना। किताबें मिस हो जाती, खो जाती, अगर किसी को हमने किताब दी तो उसके बारे में लिख लेना। तो किताबों का ज़ख़ीरा करना, किताबों की अलमीरा हो हमारे पास। सब लोगों के पास जो है स्कूल और कोर्स के अलावा भी किताबों की एक अलमारी, एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के अंदर आने वाले चेंजेस जो हैं वो सूरह यूसुफ की रोशनी में मुसलमान नौजवानों की किरदार की तामीर, कि किस तरह सूरह यूसुफ की रोशनी के अंदर, ठीक है, अब इस तरह किस तरह जो है यहूद ने अपने बच्चों को, अब आप देखेंगे यहूदियों को बच्चों को मोबाइल हाथ में लेना मना है, क्योंकि वो अपने एक ख़ास एतबार से जो है अपने बच्चों की ग्रोथ कर रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ में हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल के अंदर ज़्यादा टाइम कर रहे हैं। मोबाइल भी देखिए, मोबाइल से हम ये नहीं कहते कि मोबाइल मत चलाइए, ये तो आज के ज़माने में कहना नामुमकिन है। बहुत सी चीज़ें मोबाइल से जुड़ गई, ज़िंदगी की बहुत सारे हालात मोबाइल से जुड़ गए। तो हम ये नहीं कहते कि मोबाइल मत चलाइए, हम ये कहते हैं कि मोबाइल चलाइए, उसको मैनेज करने के साथ चलाना चाहिए मोबाइल को, और अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के अंदर, अगर यहाँ पे उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के हम स्कूल में आ रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ नज़र आना चाहिए, हमारे घर के लोगों को भी, हमारे समाज के लोगों को भी, कि बच्चा सिंसर है, सिंसरली जा रहा है। इसी तरह माँ बाप के एहतराम के तौर के ऊपर, अगर हमारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट वाले हैं, अगर वो फजर की नमाज़ में उठ रहे हैं, तो हमें जो है अपने माँ बाप के एहतराम के अंदर कम से कम अपने माँ बाप के एहतराम में ऐसे कर दें कि ठीक है, अगर जो है अगर उनकी सुबह चाय पीने की आदत है तो बच्चे क्या कर दें कि एक कप चाय बना के अपने माँ बाप को पेश कर देना चाहिए सुबह में। ठीक है, सुबह सुबह वालिदैन के अंदर भी एक अजीब सी हैरत होगी, फिर बच्चे में तब्दीली कैसे आ गई। ये तो खैर हल के पानी भी नहीं पीता था, खुद पानी की प्यास लगती थी तो अम्मा को कहता था लाओ पानी ला दो, लेकिन आज इसने क्या किया, इसके अंदर कैसी हो गई। अगर बच्ची हैं, वही बहुत सी बच्चियां भी आजकल जो हैं माँ बाप जो हैं बहुत लाड़ से उन्हें पाल रहे हैं, तो आमतौर से उन्हें हल के एक पानी का गिलास पीने का नहीं कहते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ माँ बाप की खिदमत करना और किताबों से क्या करना है, मोहब्बत रखना है। और एक ख़ास बात यह है कि कुरान को अगर आप देखेंगे, अगर आप जो है इंटरनेट और मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि गैर जो हैं वो कुरान को समझ के पढ़ रहे हैं। और समझ के पढ़ने वाले दो टाइप के लोग हैं, या तो कुछ लोग हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं और कुछ लोग तनकीद के लिए भी पढ़ रहे हैं। अब वो तनकीदी नुकात भी डायरेक्ट कुरान की आयतों से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो सियाक व सबाक से हट के उसके ऊपर तनकीदी पेश कर रहे हैं। तो एक तरफ जो है वो गैर मुस्लिम लोग इतने आगे निकल रहे हैं कि वो कुरान को डायरेक्ट समझ रहे हैं, लेकिन
शायद ही कोई ऐसे मुसलमान, कम ही बच्चे ऐसे मिलते हैं, लेकिन शायद आप लोगों के अंदर जो मैंने अभी देखा टैलेंट, मैंने वीडियो में देखा, आपसे बात करके देखा, तो ऐसे लगा आपसे यहाँ मौजूद बच्चों में से बहुत से बच्चे कुरान को जो है समझ के पढ़े होंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़े तो कुरान को तर्जुमे के साथ एक बार क्या करना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि जो है ये हम आहंगी जो कहते हैं ना कि कायनात की सब चीज़ें जो है मुस्लिम अल्लाह की फरमाबरदार हैं, वो हम आहंगी हैं, वो जो है वो कायनात की हर चीज़ से हम आहंग हैं। तो कायनात से हम आहंग होने के लिए जो है कुछ बेसिक नॉलेज के लिए, कुछ बेसिक बातों के लिए कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ बातें थी। आप लोगों के कुछ सवालात हों तो मोस्ट वेलकम किसी किस्म का, जैसे मैंने मेरे कैरियर के बारे में बताया, यूनानी कैरियर के बारे में, कुछ अदरवाइज़ किसी किस्म की किसी की भी जहन में कोई सवाल है तो वेलकम है। मेरी बात कंप्लीट हो गई, आप लोगों ने जितने सुकून के साथ मेरी बात सुनी, समाअत की, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मैं BUMS किया है। आपने उसके बाद कुछ और पढ़ाई कर ली? BUMS के बाद मैं प्रैक्टिस में हो गया। 10 साल में ऐसे जनरल प्रैक्टिस जो है बुरहानपुर मेरा दवाखाना रहा। फिर ये हुआ कि बैठे बैठे एक ख्याल आया दिल में, आप लोगों को अभी से ख्याल आ जाना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा ऐसे हुआ कि ख्याल हुआ कि कुछ और करना चाहिए। दूसरी बात ये, इसके अंदर ये भी आप लोगों को सबक मिल सकता है कि हाँ ठीक है, इतनी मसरूफियत के बाद भी हायर एजुकेशन में इंसान जा सकता है। मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे फैमिली थे, शादी हो गई थी, 4 बच्चे थे उस ज़माने में। मैंने जो है फिर से एक बार बिल्कुल स्टूडेंट की तरह जो है वो उसमें अंदर मेहनत किया। दूसरी बात यह है कि मैं 1 साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और बेंगलोर जाना होता था टेस्ट के लिए, अच्छे खासे पैसे लगते थे। दूसरी बार नहीं हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हार नहीं मानी और तीसरी बार के अंदर हमारा सिलेक्शन हो गया, हायर एजुकेशन के अंदर हो गए। तो BUMS के बाद में जो MD कोर्स होते हैं वो अलीगढ़ से होते हैं, उसके अंदर उल्टा पढ़ाई करने का पैसा स्टाइपेंड की शक्ल में लगभग 1 लाख रुपया तक मिल जाता है। बेंगलोर में 50,000 या 60-70 हज़ार रुपये मिल जाता है, हर साल पैसे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे अलीगढ़ के अंदर भी बहुत सारे मुतअद्दिद कोर्स हैं जिसके अंदर पढ़ाई करने के लिए उल्टे जो है वो वजीफ़े की शक्ल में, जिसको इंग्लिश में स्टाइपेंड बोलते हैं, इस स्टाइपेंड की शक्ल में के अंदर पैसा मिलता है उल्टा फीस देने के बजाय। हर महीने मिलता है कि हर साल मिलता है? नहीं, हर महीने मिलता है, हर महीने पाबंदी से मिलता है। जस्ट लाइक जैसे जॉब है, सैलरीज आती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, टीचर को, इसी तरह हर महीने जो है स्टूडेंट्स को वहाँ पे पढ़ाई करने का वजीफ़ा पैसा मिलता है। और ये पैसा बहुत ज़्यादा होता है, 50,000 से 1 लाख। अच्छा, यही जिस कोर्स में मैं गया इसी कोर्स में नहीं है, बल्कि अलीगढ़ में जितनी PhDs हो रही हैं उसके अंदर उल्टा पढ़ाई करने का जो है वो पैसा मिलता है। अच्छा, ये बात आप जहन के अंदर बना लीजिए कि हायर एजुकेशन कभी भी नुकसानदा नहीं है, हायर एजुकेशन हमेशा काम ही आने वाली चीज़ है। और इसके अंदर जब एजुकेशन की बात आई तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ दुनियावी एजुकेशन इंसान को इंसान नहीं हैवान बनाती, ये बात याद रख लीजिए। बड़ा MS MD डॉक्टर बनने के बाद वो किडनी चोर डॉक्टर बनता है ना, वो कट खाने वाला और इस तरह लोगों को लूटने वाला इंसान बनता है। एक वकील बनता है ना, अगर बहुत ज़्यादा होशियार तो लोगों को लूटने वाला बनता है, एक तमाम चीज़ के अंदर। लेकिन इन दुनियावी हायर एजुकेशन के साथ असल एजुकेशन ये है कि लोग अल्लाह के फरमाबरदारी के साथ हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ें। इसके अंदर हमारे लोग 2 इंतहाओं पे पहुँचे हुए हैं। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट मुस्लिम बच्चे हैं जो कहीं पे मेहनत कर रहे हैं तो फिर दीन से बहुत दूर हैं, वो नमाज़ों से दूर हैं, उनको दीन की बुनियादी बातें नहीं मालूम, बेसिक चीज़ें नहीं मालूम हैं। और जो दीनदार बच्चे हैं तो वो दीनदारी के एतबार से फिर दीनदारी में इतने आगे आ गए कि फिर वो ये जो दुनियावी एजुकेशन है इसके अंदर, इससे पहले अगर हम देखेंगे तारीख़ के अंदर तो दीन और दुनिया की एजुकेशन अलग अलग नहीं थी। ये तो बाद के ज़मानों के अंदर इस तरह से कंडीशन हो गई। तो हमारे स्टूडेंट ने दोनों काम करने, जहाँ एक तरफ वो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े हुए हों और दूसरी तरफ ये हो जाए कि स्टूडेंट जो हैं वो दुनियावी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे हों। तो अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई ऐसी अजीब बात है जो हम नहीं कर सकते, जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कोई इंसान के अगर मैं उर्दू मीडियम का हूँ तो इंग्लिश नहीं होती, नहीं भाई, मदरसे के बच्चे, वसीमुर रहमान साहब जो IAS ऑफिसर बन गए वो तो मदरसे के थे, तो हम क्यों नहीं बन सकते? इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर बन सकते हैं, ये एक बात है। और देखिए जो है कुफ्र हर तरह की से कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर वो चाहते हैं कि जैसे हमारे अंदर बेहयाई और फहाशी फैल गई, और बेहयाई और फहाशी के नतीजे के अंदर उनका समाज जिन चीज़ों से जूझ रहा है,
जो चीज़ें उनके अंदर पैदा हो गई, अब वो मुसलमान अगर इससे बचे हुए हैं तो उसके अंदर दाखिल करना चाहते हैं। इसके अलावा पहले यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने हिजाब पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, अब वो वबा इंडिया के अंदर भी आ रही है। वो कर्नाटक पहला स्टेट बन गया जहाँ पे स्कूल की मुस्लिम बच्चियों को कह रहे हैं हिजाब ना लगाओ। हिजाब लगाने का कुछ भी मकसद नहीं है, हिजाब के अंदर वो जो है ये सिर्फ फेस तो दिख रहा है बच्चियों का, लेकिन इसे भी कवरिंग है, ये कवरिंग वो हटाना चाहते हैं। तो ये इनके मकासद के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। तो हमारे पास ये हो कि दोनों चीज़ें हों। असलन जो है असल इंसान बनता है, इंसानियत का दर्द जो इंसान के अंदर पैदा होता है वो वही इंसान होता है जिसके अंदर इश्क़ रसूल है। जिसमें इश्क़ रसूल है उसके अंदर इंसानियत की हमदर्दी है। तो इंसानियत की हमदर्दी के साथ अगर हम अज़ीमुश्शान साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंसानियत की हमदर्दी और बग़ैर इस्लाम के कोई इंसान हायर एजुकेशन पे है तो समझिए इतना बड़ा हैवान है, इतना बड़ा दरिंदा है, क्योंकि वो लोगों को लूटना खसूटना चाहता है। उसके पेश नज़र आखिरत की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि जिस इंसान के पेश नज़र ये है कि यही दुनियावी ज़िंदगी सब कुछ है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल दौलत को जमा कर दे। ये चीज़ थी। ठीक है, और कोई नेक्स्ट जी। अब मास्क हटा दीजिए। रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने का शौक रखता हूँ, तो किस टेक्निक से कर सकते हैं? देखिए, रिसर्च के अंदर अलग अलग फील्ड के अंदर रिसर्च में जाना होता है। बैठिए, अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो नई रिसर्च है वो किस तरह से मंजर आम पर आती है। मंजर आम पे यूँ आती है कि एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है कि ये रिसर्च टॉपिक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक दवाई थी, जो मेरी रिसर्च थी, मैं आपको बताता हूँ कि हेमराइड करके, बवासीर करके एक बीमारी होती है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर दवा थी। तो वो दवा का हमारे ऊपर सिलेक्शन हुआ और 40 मरीज़ों को, अब ऐसे समझ लीजिए कि अदर उस फील्ड के अंदर रिसर्च होती है वो भी इसी तरह आगे बढ़ती है। वो कैसे दुनिया को मालूम पड़ती है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो 40 मरीज़ों को हमने एक दवा दी, उनका डेटा कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन करने के अपने एक उसूलियात होते हैं, सबसे पहले उसके उसूल बनाते हैं। अगर किसी लाइट वगैरह के ऊपर कुछ रिसर्च हो रही है तो उसका एक उसूल बनाया जाता है। अगर मेडिकल साइंस की रिसर्च हो रही है तो उसका असूल बनाते हैं कि भाई 20 साल से कम उम्र नहीं देंगे रिसर्च में, 40 से ज़्यादा नहीं देंगे, ऐसा नहीं देंगे, वैसा नहीं देंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद उसके रिजल्ट देखे जाते हैं। रिजल्ट देखने की दो चीज़ें हैं मेडिकल साइंस में, एक तो पेशेंट से पूछते हैं आपको कितना आराम हुआ, दूसरा डायरेक्ट देखते हैं कि इसे कितना आराम। फिर तीसरी चीज़ ये है कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज़ की रिपोर्ट देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या चेंजेस आए। तो पहले रिपोर्ट कराते हैं, बाद में रिपोर्ट कराते हैं, फिर ये डेटा कलेक्शन होता है ना। फिर ये डेटा कलेक्शन का बाकायदा बायोस्टेटिक्स जो एक इल्म है वो होता है, बायोस्टेटिक्स। इसके ज़रिए डेटा कलेक्शन को अपने फार्मूले के ऊपर रखा जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद ये होता है कि ये रिसर्च पेपर, इस पूरी रिसर्च का एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है। रिसर्च पेपर के अपने उसूलियात हैं और दुनिया के अंदर साइंटिफिक जर्नल कहते हैं उसको, तो वो साइंटिफिक रिसर्च को पब्लिश करते हैं। तो हम एक छोटा सा रिसर्च पेपर बनाते हैं। रिसर्च पेपर बनाने के बाद मुख्तलिफ किस्म के जर्नल्स को हम सेंड करते हैं। तो उनकी भी फिर अपनी शराइत होती है, उनकी शराइत के साथ वो उसको क्या करते हैं, कबूल और एक्सेप्ट कर देते हैं। वो हमारी रिसर्च किसी जर्नल के अंदर सामने आ जाती है। अब वो जर्नल के अंदर सामने आ गई तो कुछ लोगों को लगा कि इसके अंदर तो फॉल्ट है, ये इसमें क्या की, मतलब कि डमी रिसर्च कर दी, झूठा आंकड़े इसके अंदर डाल दिए। तो फिर उसके अंदर एक नई साइंटिफिक कमेटी बनती कि ठीक है, इसने ये दावा किया तो हम फिर से इसको करके दिखाएंगे। बात सच्ची होती है तो कई बार रिसर्च हो जाती है, कई बार रिसर्च हो जाती है, तो वो रिसर्च भी उसी की तरफ इशारा करती रहती है। तो रिसर्च करने से पहले उस फील्ड के अंदर अभी तक क्या हुआ ये बताया जाता है। ठीक है, अगर रिसर्च फेल हो गई तो एक ईमानदार साइंटिस्ट जो है वो ईमानदारी के साथ सबको बताता है कि मैंने इस काम पे रिसर्च किया लेकिन इसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया। मिसाल के तौर से मैंने जो रिसर्च किया हेमराइड के ऊपर, उस पर मैंने जो दवा दी और किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं एक ईमानदार साइंटिस्ट हूँगा तो मैं लोगों को बताऊँगा ये दवा देने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका क्या फ़ायदा होगा, इस बात का क्या फ़ायदा होगा कि मैं किसी को बता दूँ कि ये दवा देने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इससे फ़ायदा होगा कि आइंदा कोई और लोग इसके ऊपर अपना टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी को इस पे एतराज़ है कि नहीं साहब इस पे फ़ायदा है, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो फिर नई रिसर्च की जाती है। इस तरह रिसर्च होती है। और जब हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो उसके अंदर ये सब लिखते हैं
कि फलाने उसमें रिसर्च हुई थी, फलाने मुल्क में, फिर इधर हुई, फिर इधर हुई, इनका ये कहना है, इनका ये कहना है, इनका ये कहना है, अब मैंने रिसर्च किया, अब मेरा ये है ना। अब वो पब्लिश होने के बाद दुनिया के अंदर आ जाता है और जूनियर साइंटिस्ट की तरफ हो जाते हैं। अब आप जब रिसर्च में जाएंगे तो अब ग्रेजुएशन करना ही आपको, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से करें, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। कुछ फील्ड के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो जूनियर साइंटिस्ट बन जाते हैं। जैसे हम जो यूनानी के लोग हैं, हमने जो एमडी किए तो हम जूनियर साइंटिस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर पीएचडी या अदर जो दूसरे कोर्स होंगे उसके अंदर आप रिसर्च के अंदर आगे की तरफ जा सकेंगे। और रिसर्च किस तरह दुनिया के सामने आती है, जब ये कोई रिसर्च पेपर जर्नल जो पब्लिश हो जाता है, सारी दुनिया के अंदर पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च की गई है। अब कोई मानता है, नहीं मानता है, या नेक्स्ट रिसर्च की जाती है। अगर रिसर्चर ने अपने जो डेटा है, अगर वो सही डेटा लोगों को, दुनिया को बताया, तो अगले आने वाली रिसर्च फिर उसको साबित कर देती है। ठीक, ओके। और किसी का कुछ? बायोसाइंस लेना है, और उसके साथ साथ बायोसाइंस के साथ आपको एक उर्दू सब्जेक्ट ज़रूर लेना है। हिंदी या अदर किसी और की बजाय आपको उर्दू ज़रूर लेना है, उर्दू सब्जेक्ट ज़रूर लेना है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर यूनानी में आना चाहती हैं, बेहतर ढंग से रिसर्चर भी बनना चाहती हैं, तो जहाँ माशाल्लाह आप लोग इंग्लिश के अंदर यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं पे कहीं पे अरबी कोचिंग क्लास, जिसके अंदर अरबी बोलचाल के एतबार से अगर आप कर देंगी तो आगे जाके BOMS के बाद आप एक अच्छी रिसर्चर भी बन सकती हैं। उसकी वजह यह है कि यूनानी की बेसिक किताबें जो हैं वो अरब एरा के अंदर लिखी गई, तो वो अरबी के अंदर, बेसिकली वो किताबें अरबी के अंदर हैं। तो जो लोगों की अरबी अच्छी है उनकी यूनानी के अंदर BOMS के दौरान और BOMS के दौरान के अलावा उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, और अब तो PhD भी होने लगी है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ऐसे तो देखिए, अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे देखें कि किस चीज़ की कमी है, तो जिस चीज़ की कमी है उस एतबार से उस कमी को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। BOMS एक बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अभी वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे बच्चे टारगेट बनाते हैं कि अभी जैसे शहर बुरहानपुर के अंदर MBBS डॉक्टर्स की कमी है, MBBS के बाद जो PG कोर्स होते हैं उसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। इसके खिलाफ में मैं औरंगाबाद गया और जितने शहरों में गया तो वहाँ पे MBBS MD डॉक्टर मौजूद हैं, नहीं हैं तो बुरहानपुर में नहीं है, एक दो मिसालें हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मेडिकल साइंस में जाना है तो मेरी बच्चों को ये एडवाइस है कि वो पहला टारगेट MBBS को बनाए, गवर्नमेंट MBBS से इतने मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो उसके लिए शायद गाजियाबाद 600 से ऊपर नंबर लाने होंगे आपको नीट में, तो वो MBBS के अंदर दाखिले की कोशिश करें। और MBBS के बाद भी नहीं, फिर उसके बाद स्पेशलिटी कोर्स, मिसाल के तौर पर अगर अभी हम भी छोटी मोटी जो है वो NGO से जुड़े हैं खिदमत की, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम औरतें जो सोनोग्राफी कराने जाती हैं, तो किस्मत से एक सोनोलॉजिस्ट जो हैं वो लेडीज़ हैं, लेकिन आमतौर से मुस्लिम औरतों को गैर मुस्लिमों से सोनोग्राफी कराने होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेपर्दगी होती है। कहाँ तो वो आज़म होता है कि भाई चेहरे का भी पर्दा होता है, कहाँ इतनी बेपर्दगी होती है। तो मुस्लिम लड़की अगर ऐसे टारगेट बनाती है कि वो MBBS करने के बाद रेडियोलॉजी में कोर्स करते हैं, वो सोनोग्राफी की कोर्स की तरफ आते हैं, वो जनरल सर्जरी में आते हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो पहला टारगेट मुझे लगता है MBBS और MBBS MD का बनाना चाहिए। बाकी जो है BOMS की या यूनानी की लाइन से जो है वो हमारे कौम के अंदर काफ़ी ऑलरेडी जागरूकता है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर किसी की चॉइस है तो वो उसके अंदर भी जा सकता है, उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं। ठीक है, और किसी क्वेश्चन? एक बार फिर उम्मीद